ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्थिर बैद्युत के चैप्टर का नाम है स्थिर बैद्युत के और बैद्युत आवेश तथा क्षेत्र टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आवेश है ना तो दो प्रकार से स्थिर हो सकते हैं। पहला स्थिर हो सकते हैं आवेश तथा दूसरा गतिमान हो सकते हैं। और स्थिर आवेश के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर बैद्युत के कहते हैं तथा गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे धारा विद्युत कहते हैं। और स्थिर आवेश बैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब आवेश स्थिर चाल से गतिमान होते हैं तो वह बैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। और जब आवेश है ना त्वरित गति से गतिमान होते हैं तो बैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एवं विकिरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ओके। और आवेश, जब यूनानी दार्शनिक थेल्स ने 2600 वर्ष पहले अंबर नामक पत्थर को किसी फर के साथ यानी ऊन के साथ रगड़ा तो देखा कि ऊनी वस्त्र छोटे छोटे आवेशित कणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब एक यूनानी दार्शनिक थेल्स ने 2600 वर्ष पहले अंबर नामक पत्थर को किसी फर के साथ रगड़ा तो उन्होंने देखा कि ऊनी वस्त्र छोटे छोटे आवेशित कणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और फिर 1600 ईस्वी में एक और इंग्लैंड के दार्शनिक गिलबर्ट आए। फिर 1600 ईस्वी में एक और दार्शनिक इंग्लैंड के गिलबर्ट आए जिसने इसे इलेक्ट्रिकस नाम दिया, आवेश को इलेक्ट्रिकस नाम दिया। इसी नाम से आगे दो शब्द बने जिसका नाम बैद्युत और विद्युत है। स्थिर बैद्युत की विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या उसके विद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर बैद्युत के कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश या उसके विद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर बैद्युत के कहते हैं। ठीक है, धारा बैद्युत, गतिमान आवेश के अध्ययन को धारा बैद्युत कहते हैं। ठीक है, गतिमान आवेश के अध्ययन को धारा बैद्युत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। ठीक है, ओके। पहले इलेक्ट्रॉन इसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमी यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमी बराबर होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg। ठीक है, इसी प्रकार इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, प्रकृति, इसकी प्रकृति माइनस होती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 के पावर -27 kg तथा इसका आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। प्रकृति इसकी प्लस होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन को ON1 से सूचित करते थे। इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 के पावर -27 kg होता है और इस पर आवेश शून्य होता है। इसकी प्रकृति कुछ ना प्लस होती है ना माइनस होती है। ठीक है, इस पर आवेश शून्य होता है और इसका द्रव्यमान 1.67 × 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, ड्यूट्रॉन को 1H2 से सूचित करते हैं और ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 3.34 × 10 के पावर -27 kg। ठीक है, और इसका आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, इसकी प्रकृति प्लस होती है। ड्यूट्रॉन का प्रकृति प्लस होता है। ठीक है, MP। ठीक है, MP यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान के दोगुना द्रव्यमान ड्यूट्रॉन का होता है। यानी ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3.34 × 10 के पावर -27 kg होता है। एक ड्यूट्रॉन पर आवेश 1.67 × 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। प्रकृति इसकी माइनस होती है। और अल्फा कण को 2He के पावर 4 से सूचित करते हैं। यह हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, यह हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक कौन होता है? अल्फा कण। ठीक है, और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4 MP यानी कि 4 गुना, प्रोटॉन के 4 गुना इसका द्रव्यमान होता है। 4 × 1.4
660 गुने 10 के पावर -27 kg इसका द्रव्यमान होता है। एक अल्फा कण पर इसका आवेश 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। प्रकृति इसकी प्लस होती है, ठीक है। ओके, और इसके बाद देख लेते हैं आवेश कैसे उत्पन्न होता है। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा, तीनों विधि यहाँ पर दे दिए गए। देखो, घर्षण द्वारा सामान्य अवस्था में प्रत्येक पदार्थ है ना, किसी पदार्थ का आवेश शून्य होता है। सामान्य अवस्था में प्रत्येक पदार्थ पर आवेश शून्य होता है, अर्थात पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बराबर होते हैं। अर्थात पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बराबर होते हैं। परंतु जब इन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इनसे एक जब इन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इनसे एक पदार्थ इनमें से एक पदार्थ परंतु जब इन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनावेशित तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणावेशित होता है, ठीक है। और जो पदार्थ धनावेशित होता है उसका द्रव्यमान कम तथा और जो पदार्थ ऋणावेशित होता है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर दो पदार्थ हैं, यहाँ पर दो पदार्थ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हानि हुआ जो धनावेशित हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया वह ऋणावेशित हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद चालन द्वारा कैसे होता है आवेश कैसे उत्पन्न होता है चालन द्वारा देखिए। यहाँ पर जब किसी पदार्थ को किसी आवेशित छड़ से संबंधित कर धन या ऋण आवेश दिया जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी आवेशित छड़ से संबंधित कर धन या ऋण आवेश दिया जाता है तो यह आवेश पृष्ठ पर संचित हो जाता है। यह घटना चालन कहलाती है। प्रेरण द्वारा किसी पदार्थ के समीप आवेशित वस्तु की उपस्थिति में पदार्थ के आवेश के पुनः विकिरण की घटना को प्रेरण कहते हैं। किसी पदार्थ के समीप आवेशित वस्तु की उपस्थिति में आवेशित वस्तु की उपस्थिति में पदार्थ के आवेश के पुनः विकिरण की घटना को प्रेरण कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के आवेश के विकिरण की घटना को ही प्रेरण करें, ठीक है। और पदार्थ यहाँ पर देख सकते हो, एक पदार्थ के उपस्थिति के कारण यहाँ पर विकिरण हो गया, देख सकते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने चारों ओर वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने चारों ओर एक वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक कूलम्ब होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक यानी कि इसका सीजीएस मात्रक स्थिर कूलम्ब होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्थिर कूलम्ब होता है, इसे ESU कहते हैं, ठीक है। ओके, एक कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है, ठीक है। एक कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। इसके और मात्रक है अब कूलम्ब, इसे EMU कहते हैं। एक EMU बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 ESU होता है और 10 गुने 3 गुने 10 के पावर 9 ESU लिख देते हैं बराबर में 10 गुने कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पर 10 कूलम्ब हो जाएगा एक EMU बराबर, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। एक फ्रैंकलिन बराबर 3 गुने आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। एक फ्रैंकलिन में टोटल 3.33 गुने 10 के पावर -10 कूलम्ब होता है, ठीक है। 3.33 गुने 10 के पावर -10 कूलम्ब एक फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलम्ब होते हैं, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक समान प्रकृति, यानी धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। आवेशों की एचता किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के कुल योग के बराबर होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के योग के बराबर होता है।
किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के कुल योग के बराबर होता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश मूल आवेश का गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, Q बराबर NE, जहाँ पर N एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और E मूल आवेश है। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश की संख्या 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम बरा। ठीक है, विशिष्ट आवेश, किसी आवेशित कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। किसी आवेशित कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश बराबर E/m। वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, वैद्युत आवेश और द्रव्यमान। वैद्युत आवेश, इसका मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। वैद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। द्रव्यमान हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, और आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि वेग बढ़ने पर इसका मान बढ़ जाता है। वेग बढ़ने पर द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। और द्रव्यमान बढ़ने मतलब वेग बढ़ने पर इस द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है, इसलिए एक फार्मूला दिया गया है, m बराबर m0 बट्टे में √1 - v² बट्टे c²। ठीक है, m जहाँ पर गतिक द्रव्यमान और m0 विराम द्रव्यमान, ओके। और यहाँ पर v दिया गया है वस्तु की चाल और c प्रकाश की चाल है। ठीक है, आवेश, आवेश सदैव संरक्षित रहता है और द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। और एक फार्मूला दिया गया है, E बराबर mc²। ठीक है, 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया गया। देखिए, क्वेश्चन पहला नंबर है और Q बराबर NE से फार्मूला पर बैठाकर N का मान निकाल लिया गया है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। एक स्थिर कूलम्ब बराबर में कितना कूलम्ब होता है, यानी कि एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है, कि ESU बराबर 1/3 1 × 10⁻9। ठीक है, तो बराबर में एक, अच्छा ये क्वेश्चन है, देख लेना आराम से। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए कहा गया। विशिष्ट आवेश बराबर जानते ही आप लोग, E/m होता है। ओके, यहाँ पर निकाल दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए, कूलम्ब का नियम आप पढ़ते हैं। कूलम्ब के नियम, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में r²। F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। यहाँ पर F बल है, Q आवेश है, r दूरी है और एप्सिलॉन नॉट और इसे प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसके बराबर 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 बराबर 9 × 10⁻9 होता है। एप्सिलॉन नॉट इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r² होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे में r²। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है कूलम्ब² बटे न्यूटन
इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे एन एम स्क्वायर, ठीक है। उसकी बीमा हो जाएगा 80 स्क्वायर बटे ml t-2 इंटू में एल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा यहाँ पर m-1 m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2। ये एप्सिलॉन नोट की बीमा हो गया। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है, -12 कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एफ तथा आर, एफ और आर, ठीक है, यदि दो आवेशों के मध्य में दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, ठीक है। यदि दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, ठीक है, ओके। और एफ और आर का यहाँ पर ग्राफ दे दिया गया है। इस ग्राफ को हम समकोणीय अतिप्रवलय ग्राफ कहते हैं, इस ग्राफ को समकोणीय अतिप्रवलय कहते हैं, ठीक है, ओके। कूलाम का नियम वेक्टर रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र बना के दिया गया है और यहाँ पर वेक्टर रूप में कूलाम का नियम है, ठीक है। एफ बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है और Q1 Q2 बटे में r² होता है। लेकिन F12 बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे में R21 के होल स्क्वायर इंटू में R21 कैप, ठीक है। और यहाँ पर F21 बराबर में होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू में Q1 Q2 बटे में R12 के होल स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है। और यहाँ पर इसका डायग्राम है, देख सकते हैं, देख लो, R1 R2 है यहाँ पर और R1 परावैद्युत पदार्थ, कुचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। कुचालक पदार्थ है ना, उसी को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, कांच, मोम हो गया इत्यादि, ठीक है। चालक पदार्थ, इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कुचालक, इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यदि दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो एफ का मान घट जाता है, यानी बल का मान घट जाएगा यदि उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा, ठीक है। तो और F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटे में r²। एप्सिलॉन बराबर माध्यम के वैद्युतशीलता होता है, ठीक है, ओके। परावैद्युतांक, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे सूचित करते हैं, इसे सापेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं और इसे सापेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे कैसे सूचित करते हैं, के बराबर एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नोट के, ठीक है। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान यानी के का मान के बराबर 1 होता है। परावैद्युत पदार्थ के लिए के 1 से बड़ा होगा और चालक के लिए के का मान अनंत होगा, ठीक है। F1 बटे F2 जब रखते हैं तो बराबर में क्या आता है, देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ कट गया है और एप्सिलॉन नोट ये सब कट गया, के बराबर में आ जाएगा F1 बटे में F2, यहाँ पर देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र, हाँ, वैद्युत क्षेत्र किसे कहता है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेशों को लाने पर उसे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे इसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखा को ही वैद्युत
बैठो क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। और यहाँ पर अंतिम बच गया टॉपिक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ऐसा कोई अल्प आवेश जिसके स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ऐसे प्लस क्यों जीरो से सूचित करते हैं। इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परीक्षण आवेश का प्रयोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऐसा कोई अल्प आवेश जिसके स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे प्लस क्यों जीरो से सूचित करते हैं और इसका उपयोग हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक और वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर दिया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले ही वो वीडियो डाला चुका है।